हमने 2 क्लासेस कवर कर ली और पहली क्लास में हमने सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में बात की। अब किसके बारे में बात करेंगे? एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में, यानी एजुकेशन और मैनेजमेंट को कंबाइंड करके देखेंगे। एजुकेशनल मैनेजमेंट का सीधा सीधा मतलब है शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन करना। आप में से कोई ऐसा है? ऐसा क्या सभी होंगे? बीएड तो सबने कर रखी है। ये ऐसा सवाल तो पूछना ही मूर्खता हो गया। वो क्या होता है, सुबह से शाम तुमसे इंटरेक्शन करते करते है ना, बीच में थोड़ा सा गायब हो जाता है कभी कभी। अब मुझे ये बताओ, जब बीएड की थी तो इंटर्नशिप भी की थी ना? अरे मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो गए नहीं थे। तुम ही लोग हो जो करप्शन बढ़ाते हो। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो गए थे। गए थे ना, वहां पढ़ाना सीखा था, तो वहां मैनेजमेंट तो होता था ना। जो मास्टर का मास्टरनियों का मैनेजमेंट करता था, कोई तो प्रिंसिपल, कोई हेडमास्टर, कोई तो होता था। हेडमास्टर या प्रिंसिपल का क्या काम होता है? स्कूल को मैनेज करना। तो जब हम मैनेजमेंट का प्रयोग किसी शैक्षणिक संस्थान में करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, किसी में भी करते हैं, तो इसी को कहा जाता है शैक्षिक प्रबंधन। लेकिन हमें पढ़ाना किसको है? कक्षा 11-12 को। उन्हीं को पढ़ाओगे आप लोग। तो हमारा कॉलेज से तो कोई वास्ता नहीं है, हमारा यूनिवर्सिटी से भी कोई वास्ता। हम कौन से मैनेजमेंट की बात करेंगे? स्कूल मैनेजमेंट की बात करेंगे। बात समझ में आई? मैनेजमेंट तो कॉलेज में भी होता है, मैनेजमेंट तो यूनिवर्सिटी में भी होता है। उस मैनेजमेंट को भी एजुकेशनल मैनेजमेंट ही कहा जाता है। लेकिन हमें उसमें से कौन सा भाग निकालना है सर? स्कूल मैनेजमेंट। क्लियर है? किस टीचर को कौन सा सब्जेक्ट देना है, किस टीचर को कितनी देर पढ़ाना है, किस क्लास में कितना लेक्चर होना चाहिए, स्कूल में क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जैसे एक बार प्रश्न आया था कि कौन से आकार के विद्यालय को सर्वोत्तम विद्यालय माना गया है? आंसर है यू आकार का विद्यालय। जो यू शेप का बिल्डिंग होती है ना, स्कूल बिल्डिंग यू शेप की, उसको सबसे बेस्ट बिल्डिंग माना गया है ना? तो इस तरीके से हम बात करेंगे। क्वेश्चन आया कि स्कूल का स्पार्क प्लग किसे कहा जाता है। इन सब चीजों पर डिस्कशन करना है अपने को। यानी स्कूल को मैनेज करने में जो भी चीजें काम आएंगी ना, वो सारी बातें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? और फिर कल इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। आपका पहला चैप्टर पूरा हो जाएगा। डन? बात करते हैं, देखिएगा इसमें। देखिएगा, पहला पॉइंट लिखना शुरू करें। शैक्षिक प्रबंधन का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी कार्यों की व्यवस्था करना। शैक्षिक प्रबंधन का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी कार्यों की व्यवस्था करना। The meaning of educational management is to arrange the work related to education. यानी शिक्षा से संबंधित जितने भी कार्य हैं, उन सब की व्यवस्था करना। लिख लिया ये पॉइंट? अब यहां से एक सवाल उठता है, क्या हम एजुकेशनल मैनेजमेंट में केवल और केवल एक स्कूल में चलने वाली गतिविधियों पे ही ध्यान देंगे क्या, या इससे बाहर भी सोचना है? क्या नाम बताया दिनेश जी? नाम क्या बताया आपने? दिनेश। मुझे ये बताओ कि जब आप स्कूल का प्रबंधन करते हो, जब आप शिक्षा का प्रबंधन करते हो, तो क्या केवल आप स्कूल के कैंपस की ही सोचते हो क्या? और किस किस की सोचोगे? ठीक है, और किसकी बात करनी पड़ेगी हमको इसमें? थोड़ा सा विचार करो। अच्छा, 8वीं की परीक्षा सबने दी है, स्वाभाविक सी बात। बोर्ड हुआ करते थे क्या तुम्हारे समय? ते नान्या नान्या था जब, है ना? हमारे टाइम तो बोर्ड हुआ करते थे भाई 8वीं में।
तुम्हारे टाइम नहीं थे। अच्छा, 8वीं की परीक्षा जिसने भी दी है उसकी मार्कशीट आई होगी। कहाँ से आती है मार्कशीट? राइट, गोनेर नाम सुने? अच्छा, 10वीं की परीक्षा देते तो भी मार्कशीट आती है। अजमेर जिसने आरबीएससी से दिए, सीबीएसई वाले खैर एक अलग बोर्ड हो गया, पर अगर मैं आरबीएससी की बात करूं तो मार्कशीट देखी आप लोगों ने। डाइस का नाम सुने? डाइस का नाम, SCERT का नाम सुने? ये स्कूल के अंदर तो नहीं होते ना, स्कूल के बाहर होते हैं। इनका काम है स्कूली शिक्षा की व्यवस्था करना, प्रशासन करना। पॉइंट समझ में है? देखो, दो चीजों पे बात करेंगे। एक शब्द होता है प्रबंधन और एक शब्द होता है प्रशासन। आगे अपन तभी बढ़ेंगे जब इन दोनों शब्दों के बीच का अंतर हमें क्लियर हो, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें जिला शिक्षा बोर्ड पे भी बात करनी है, हमें शिक्षा सचिवालय पे भी बात करनी, करेंगे इन सब पे बात। क्या कोई जानता है कि सर प्रबंधन में और प्रशासन में क्या अंतर होता है? ये दोनों शब्द बहुत बार काम में लिए होंगे आपने। प्रबंधन अंग्रेजी में कहते हैं मैनेजमेंट को, प्रशासन को अंग्रेजी में कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। नाम सुना है सबने? क्या अंतर है सर इसमें? पहले तो इस अंतर को समझो, और इस अंतर को समझने के लिए अपन एक उदाहरण लेंगे, राजस्थान सरकार का उदाहरण लेंगे। ठीक है? आप लोग कई बार एक शब्द का प्रयोग करते हो कि प्रशासन ने ऐसा कर दिया, करते हो ना? तो ध्यान से सुनना, प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं सर। लिखना नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है। जो आपका प्रबंधन होता है ना, प्रबंधन, उसके 3 स्तर होते हैं। कितने? 3 स्तर। ठीक है? पहला स्तर आता है सर आपका उच्च प्रबंधन, फिर दूसरा स्तर आता है आपका मध्य स्तर, और फिर तीसरा आता है आपका निम्न स्तर। इस तरीके से अगर हम बात करें सर, तो मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, उच्च स्तर प्रबंधक, मध्य स्तर प्रबंधक और निम्न स्तर प्रबंधक। जो उच्च स्तर प्रबंधक होता है ना, वो क्या करता है? नीतियों का निर्माण करता है, पॉलिसीज बनाता है। पॉलिसीज बना के क्या कर देता है? मध्य स्तर वाले प्रबंधकों को सौंप देता है कि देखो भैया, ये पॉलिसीज हैं, ये नीतियां हैं, अब इन नीतियों को क्या करो, तुम संगठन में लागू करवाओ। मध्य स्तर के प्रबंधकों का और निम्न स्तर के प्रबंधकों का काम होता है उच्च स्तर के प्रबंधकों द्वारा तैयार की गई नीतियों को संगठन में लागू करवाना। एग्जाम्पल से भी समझेंगे, चिंता मत करो, ये तो बिल्कुल एक किताबी बात हो गई थी। घर का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर राजस्थान सरकार पे भी आएंगे। जैसे घर में आपके पिताजी, तो पिताजी घर की नीतियां बनाते हैं। घर की नीतियां, पॉलिसी कौन बनाता है? पिताजी बनाते हैं। ये तो खैर हम मजाक में कह देते हैं कि घर पे तो माओं की चलती, मजाक की बातें सो होती, लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें, आज भी हमारा देश पुरुष प्रधान है, तो नीतियां पॉलिसीज कौन बनाते हैं? पुरुष बनाते हैं घर के। अच्छा, वो नीतियां बनाकर किसको दे देते हैं? माता जी को, कि बच्चों के साथ ऐसे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। पिताजी ने नीति बनाई, नीति बनाकर माताजी को दे गए, पिताजी ऑफिस चले गए, पीछे से तुम्हें कूटता कौन है? माताजी। यानी वो कौन सी प्रबंधक हैं? पिताजी कौन से प्रबंधक हैं? पिताजी नीतियां बनाते हैं और माताजी को सौंप जाते हैं, फिर माताजी का काम है उन नीतियों को घर पे लागू करने का। ठीक बात? तो जो नीतियां बनाता है ना, वो नीतियां ऐसे ही तो नहीं बना देता, कुछ तो उसको समझ होगी। पिताजी ही क्यों नीतियां बना रहे हैं? मैं यहाँ कोई
महिला या पुरुष के भेदभाव की बात नहीं कर रहा, महिलाएं भी नीतियां बनाती हैं कई घरों में। पर एक अमूमन देखा जाए तो पिताजी ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि पिताजी घर से बाहर निकलते हैं, पिताजी 20 लोगों से मिलते हैं, ऑफिस जाते हैं, लोगों के बीच उठते बैठते हैं, तो उन्हें समाज का ज्ञान है कि समाज में क्या चल रहा है और हमें समाज के हिसाब से हमारे घर को कैसे चलाना है। तभी तो नीतियां बना के देते हैं। फिर वो नीतियां बना के माताजी को सौंप देते हैं, बोले मेरे साथ सवाल जवाब मत करो, अभी हमारे लिए यही ठीक है और बच्चों को ऐसे ही रखो। माताजी अपने काम पे लग जाती। इसी तरीके से किसी भी संगठन का जो शीर्ष प्रबंधन होता है, जो टॉप लेवल, जो उच्च स्तर का प्रबंधक होता है, वो आसपास के समाज से जुड़ा हुआ होता है और उसे बहुत अच्छे से पता है कि आज के जमाने में अगर हमें हमारे संगठन को अच्छे से चलाना है तो कैसे चलाना है। तो वो क्या करके देता है? नीतियां बना के देता है। फिर मैनेजर को बुलाता है, मैनेजर साहब इधर आओ। भाई सीईओ होते हैं ना, नीतियां बना देते हैं, मालिक मैनेजर को बुलाते हैं, बोले मैनेजर इधर आओ। बोले ये सर, बोले आज के बाद ऐसे 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 होना। मैनेजर क्या करता है? अगले दिन से जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनको बोलता है कि ऐसे करो। यानी अगर हम एक हिसाब से देखें तो ये तो नीति निर्धारक है ना, और ये है नीति को लागू करवाने वाला। अंग्रेजी में इसको पॉलिसी मेकर कहते हैं और इसको पॉलिसी टेकर कहा जाता है। ये पॉलिसी बनाता है और ये पॉलिसीज लागू करता है। ठीक बात, यहां तक क्लियर है सबको अच्छे से? चलो अब आते हैं हमारे राजस्थान सरकार के ऊपर। मुझे ये बताओ, आप लोग सब स्कूल पास आउट हो, कक्षा 10 में क्या सिलेबस था आपका? कक्षा 11 में क्या सिलेबस था आपका? कक्षा 12 में क्या सिलेबस रहा आपका? आपके टीचर्स ने पढ़ाया नहीं आपको? प्रिंसिपल ने पढ़वाया टीचर्स से? सिलेबस किसने तय किया? सरकार ने तय किया। जैसा वो आरपीएससी बोलना चाहते हैं, उन्होंने तय किया। कौन सिलेबस तय करता है? सिलेबस तय करती है सरकार। सिलेबस तय करती है सरकार के द्वारा निर्धारित बॉडीज। जैसे आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, जिसको हम बीएसईआर भी कह देते हैं, जो अजमेर में है आपका बोर्ड, वही तो सिलेबस तय करता है आपका। साल में परीक्षाएं 2 बार होंगी, 1 बार होंगी, कौन तय करता है? सरकार ही तय करती। सरकार माने वो बोर्ड ही तय करते हैं। अच्छा, अर्धवार्षिक परीक्षा होगी या नहीं होगी? अच्छा, फाइनल एग्जाम कितने नंबर का होगा? स्कूल तय करती है क्या? स्कूल का काम क्या है? स्कूल का काम है सरकार के द्वारा तय की गई नीतियों को स्कूल में लागू करना। समझ गए पॉइंट? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि साहब स्कूल का जो हेडमास्टर है वो कहीं ना कहीं कौन से स्तर का प्रबंधक है? लागू करवाता ना। तो नीतियां तो कोई और ही बना रहे। कौन बनाता है नीतियां? सरकार बनाते। सरकार में भी खासकर कौन? शिक्षा मंत्रालय। बिल्कुल सही। चीफ सेक्रेटरी नीतियां बनाता है, ओवरऑल बनाता है, लेकिन हम शिक्षा की बात करेंगे। तो शिक्षा के मामले में कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। अच्छा, शिक्षा मंत्रालय है तो कोई ना कोई मंत्री भी होगा उसका। मंत्री कैसे चुनकर आता है? विधानसभाओं से कैसे निर्वाचित होते हैं? जनता वोट डालती। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मंत्री वो व्यक्ति होता है जिसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से जनता के साथ होता है। मानते हो इस बात को? भाई आपने इस बार राजस्थान में जो 2023 में दिसंबर में चुनाव हुए, आप लोगों ने अपने अपने विधानसभा में वोट डाले और एक सरकार बनी। सरकार का एक शिक्षा मंत्री बना। अब शिक्षा मंत्री कोई किसी को उठा के तो नहीं बना दिया गया, वो जो चुने गए एमएलए थे उसी में से एक को बनाया गया। अगर किसी बाहरी व्यक्ति को बनाया गया तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। अंततः है तो जनता के द्वारा चुनाव हुआ ही। अब जनता क्या चाहती है ये शिक्षा मंत्री अच्छे से समझेगा या स्कूल का प्रिंसिपल अच्छे से समझेगा? क्योंकि जनता से प्रत्येक संपर्क में कौन है? शिक्षा मंत्री।
तो शिक्षा मंत्री जनता की आवाज को समझते हुए नीतियां बनाता है। भाई ठीक है, उसका सचिव बनाता है, बाकी लोग बनाते हैं, लेकिन नाम किसका लिया जाएगा? शिक्षा मंत्री का। अब अगर राजस्थान को कौन चला रहा है तो हम सीएम साहब का नाम लेंगे, है ना, चाहे मुख्य सचिव हो, लेकिन हम फिर भी नाम किसका लेंगे? मुख्यमंत्री का। तो जो हमारे शिक्षा मंत्री होते हैं वो शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाते हैं, और फिर ये नीतियां बनाकर किसको सौंप दी जाती हैं? स्कूल को सौंप दी जाती हैं कि देखो भैया, तुम्हें ऐसे ऐसे तो सिलेबस रखना है, ये परीक्षाएं करानी है, ऐसे ऐसे तुम्हें पढ़ाना है, 10+2 तुम्हें रखना है, आर्ट साइंस कॉमर्स तुम्हें रखना है। वरना हम क्यों रखें भाई? 10+2 क्यों? हम तो 13वीं क्लास भी पढ़ाएंगे, 14वीं भी पढ़ाएंगे, 12 तक ही क्यों होती हैं क्लासेस? उसके बाद कॉलेज में ही क्यों आ जाते हो तुम? सोचा कभी? मैंने मेरी स्कूल खोल ली और मैं चाहता हूं मैं तो 13th 14th 15th 15 तक क्लास पढ़ाऊं, बताओ, लेकिन मेरी चलेगी क्या? मुझे वो नीतियां माननी पड़ेंगी जो मेरी सरकार ने मुझे बनाकर दी हैं। यानी सरकार कौन सा प्रबंधक है और हम कौन से प्रबंधक? स्कूल वाले, मध्यस्थ। ये बात समझ में आई? अच्छा, एक बात और समझना, जो उच्च स्तर का प्रबंधक होता है ना, उसको प्रशासन कहा जाता है। तभी तो आप कहते हो प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की। प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की, लागू कौन करवाएगा? स्तर पर। इसीलिए सर, टॉप लेवल मैनेजमेंट को या उच्च स्तरीय प्रबंधक को हम प्रशासनिक भी कह देते हैं या प्रशासन भी कह देते हैं। और हमारे इस केस में हमारा प्रशासन है शिक्षा विभाग, और हमारा मध्य स्तरीय प्रबंधक है स्कूल के हेडमास्टर। बाकी समझ में आ गया पॉइंट? तो शिक्षा विभाग समय समय पर नीतियां बनाता है। केवल शिक्षा विभाग ही नहीं, शिक्षा विभाग के जितने भी अंग हैं वो सब, जैसे आपका पाठ्य पुस्तक मंडल हो गया, आपके ये SCERT हो गया, RSCERT जिसको बोलते हो, अगर राजस्थान की बात करो तो R जोड़ दोगे उसके, हरियाणा की बात करो तो H जोड़ दोगे उसके। ये जितने भी SCERT होते हैं ये हो गए। NCERT नेशनल लेवल पे है ना, स्टेट लेवल पे SCERT हो गया आपका। ये नीतियां बना के देते हैं और फिर ये नीतियां भेज देते हैं स्कूल वालों को। स्कूल वाले क्या करते हैं? नीतियों को लागू करवा देते हैं। तो ये अंतर समझ में आया? शैक्षणिक प्रशासन अलग होता है, शैक्षणिक प्रबंधन अलग होता है। नोट लिखो, एक नोट डाल के लिखो। अब समझना, यहां पर शैक्षणिक प्रबंधन में तो हम सब कुछ स्कूल के बारे में पढ़ेंगे, और जब मैं आपको शैक्षणिक प्रशासन पढ़ाऊंगा तो अलग अलग विभाग पढ़ेंगे। अपना एक बीकानेर भी लगता है, गोनेर पे भी बात करेंगे, अजमेर पे भी बात करेंगे, जयपुर पे भी बात करेंगे, है ना। तो जब हम प्रशासन पढ़ेंगे तब उन महकमों पे बात होगी, हम प्रबंधन पढ़ेंगे तो स्कूल पे बात होगी। तो एक नोट डाल के लिखो अलग से, ताकि पहले ही आपको पता चल जाए। लिखिए, प्रबंधन और प्रशासन में अंतर होता है। एक पॉइंट लिखिए, प्रबंधन और प्रशासन में अंतर होता है। ठीक बात, प्रबंधन और प्रशासन में अंतर होता है। सामान्य तौर पर प्रशासन नीतियों का निर्माण करता है। सामान्य तौर पर प्रशासन नीतियों का निर्माण करता है और प्रबंधन इन नीतियों को लागू करता है। सामान्य तौर पर प्रशासन नीतियों का निर्माण करता है और प्रबंधन इन नीतियों को लागू करता है। अंग्रेजी वाले लिखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। There is a difference between administration and management. Administration frames the policies. Administration frames the policies, whereas management implement those policies. Whereas management implement those policies. यानी प्रशासन तो नीतियों का निर्माण करता है और प्रबंधन उन नीतियों को लागू करता है।
अच्छा ये बताओ, अभी हम शैक्षणिक प्रबंधन पढ़ेंगे या शैक्षणिक प्रशासन पढ़ेंगे? पहले शैक्षणिक प्रबंधन पढ़ेंगे, यानी इसमें हम पूरा स्कूल के बारे में बातें करेंगे। और जब कल हम शैक्षणिक प्रशासन पढ़ेंगे तो विभागों के बारे में बातें करेंगे। कारण समझ में आ गया? ठीक। आपने डेफिनेशन तो ये लिख ली थी, आगे बात करते हैं। लिखिएगा, इसे शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन भी कहा जाता है। पहले लिखो फिर बात करेंगे इसके बारे में। सर अभी तो आपने लिखवाया है कि प्रशासन और प्रबंधन अलग अलग होता है, अब आप कह रहे हो कि सर शैक्षणिक प्रबंधन को शैक्षणिक प्रशासन भी कहा जाता है। ये तो दो बातें हो गई, बिल्कुल हो गई, बात करेंगे इन दो बातों पे भी। शैक्षणिक प्रबंधन को शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन भी कहा जाता है। आप अगर गौर करें तो यहां पर एक शब्द है भी, ऑल्सो, क्योंकि एक छोटा सा कॉमा पूरा अर्थ बदल देता है। हमने सुना है एक बार कि कहते हैं कि पतले लोगों को लिए, जो लोग पतले हैं उनके लिए बोलो कि रुको मत आओ, भाई पतले हो ना तो रुको मत आओ। मोटे लोगों के लिए क्या बोलोगे? रुको मत खाओ। एक छोटा सा कॉमा अर्थ बदल देते हैं। चिता के ऊपर अगर बिंदी लगा दी तो क्या बन गया? चिंता। एक छोटी सी बिंदी अर्थ बदल देती है। तो ये तो पूरा का पूरा शब्द है सर। यानी कहने का मतलब यह है कि हालांकि शैक्षणिक प्रबंधन और प्रशासन में अंतर होता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक प्रबंधन को शैक्षणिक प्रशासन भी कहा जाता है। समान नहीं है, ही कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट? डन। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये केवल सुनना, बाद में लिखना। शैक्षणिक प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है, जिसका संबंध शिक्षा संस्थानों से है। शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भौतिक व मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जब कल अपन ने प्रबंधन की बात की थी, मैनेजमेंट की बात की थी, कल जब अपन ने मैनेजमेंट पढ़ा था तो मैंने एक शब्द कहा था कि कम से कम लागत और अधिक से अधिक आउटपुट, और संसाधनों को इस तरीके से प्रयोग में लेना कि आपको ज्यादा से ज्यादा। हमने क्या कहा था? संसाधन कैसे होते हैं? सीमित, लिमिटेड। और आवश्यकताएं कैसी होती हैं? असीमित। तो संसाधनों को ऐसे काम में लेना कि कम से कम संसाधन लगे और उनसे ज्यादा आवश्यकताएं हमारी क्या हो जाएं? पूरी हो जाए। ये तो घर की बात थी। स्कूल में क्या क्या संसाधन हो सकते? अगर मैं स्कूल की बात करूं, स्कूल में कौन से संसाधन हो सकते हैं बताओ? स्कूल में दो प्रकार के संसाधन हो सकते हैं सर। एक हो सकता है भौतिक, भौतिक यानी टेबल कुर्सी, कमरे, कंप्यूटर, ब्लैक बोर्ड, शामपट जिसको कहते हो, चौक, पेन, कलम। कौन से संसाधन हो गए? भौतिक। और दूसरा कौन सा होता है? मानवीय। मानवीय यानी शिक्षक, पियोन, बच्चे। ये कौन से संसाधन हैं? मानवीय संसाधन। यानी ये ऐसा कहना चाहता है कि सर शैक्षणिक प्रबंधन का मतलब ये है कि आप अपने भौतिक और मानवीय संसाधनों को इस तरीके से प्रयोग में लो कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल जाए। यही तो पढ़ा था कल अपन ने प्रबंधन का मतलब कि संसाधनों को ऐसे यूज में लो कि अधिक से अधिक क्या मिल जाए? संतुष्टि। यही ये कह रहे हैं। शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भौतिक व मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। उतार लो इस पूरे को, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में उतार लो, हिंदी वाले हिंदी में उतार लो।
जैसे एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताऊं। अभी जो फरवरी मार्च का महीना आने वाला है, शादियां होंगी इस महीने में। तो मेरी जो धर्म पत्नी है, उनकी बहन की शादी है मार्च में। तो एक बड़ा संकट आया मुझ पे। संकट ये कि मेरे तो जो शादी का सूट था वो चल जाएगा। उसको चाहिए नए कपड़े। शॉपिंग करूंगी मैं बहन की शादी। तो मैं बड़ा डरा हुआ था कि भाई अभी शॉपिंग करवाएगी। तो मैंने पूछा अच्छा फंक्शन कितने दिन है? बोले 4 दिन फंक्शन है। मैंने कहा 4 कपड़े आ गए भाई, समस्या हो गई। बोले नहीं नहीं, जो चिंता मत कर, एक दिन तो मैं वही पहनूंगी जो मैंने शादी वाले दिन पहने थे। यानी वो अपनी शादी के दिन उसने जो बनाते हैं ना, लांचा बनवाते हैं, क्या बनवाते हैं उसको, शादी का जोड़ा बनवाते हैं, वो भाई लड़की की मर्जी से बनता है कि तुझे कैसा पसंद है बता, हम बनवा देंगे। तो उसने उस समय दिमाग लगा लिया था। बोले ज्यादा हैवी बनवा लूंगी तो बाद में काम नहीं आएगा, एक बार पहन लेते हैं दोबारा कब काम आता है। ऐसा बनवाऊंगी कि जो बाद में 2-3 बार और काम आ सके। मैंने कहा भाई तेरी इच्छा, बनवा ले। अब उसके काम आ रहा है। वो कह रही कि एक फंक्शन में तो मुझे वो पहनना ही पहनना है, थोड़ा स्टाइल चेंज कर लूंगी लेकिन पहनूंगा पहनूंगी। मैंने कहा इसको कहते हैं प्रबंधन। हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग ऐसे किया कि खुशी भी मिल रही है और अनावश्यक 15-20 हजार रुपए भी बच रहे हैं। समझ में आया प्रबंधन? ठीक। इसी को आप शैक्षणिक क्षेत्र में लगा दो तो शैक्षणिक प्रबंधन हो जाता है। क्लियर है? चले आगे। अब 3 लोग हैं, उनकी परिभाषा लिखेंगे। पहला व्यक्ति है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक का नाम सुना सुना लग रहा है। वो बीच में एक वो इंस्टाग्राम पे मीम चलती थी ना कि ये चेहरा कहीं देखा देखा सुना सुना लगता है, नाम सुना सुना लग रहा है। क्या पढ़ा था कल? अरे डट जाओ, क्या पढ़ा था? पोस्ट कॉर्ब। फुल फॉर्म याद है? बता दो भाई। एक बात सुनो रे, बड़ा बड़का एक बात कह गया। थ्यावस थ्यावस थ्यावस, सबर, पेशेंस, असली, थोड़ा थ्यावस राखो। बताओ पोस्ट कॉर्ब का फुल फॉर्म। पी का मतलब इन्होंने कहा प्लानिंग, ठीक है, ठीक है, बस यहीं रुक जाओ। ओ का मतलब, एस का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ, स्टाफिंग। एस का मतलब स्टाफिंग। बेटा डी का मतलब बता दे। डायरेक्टिंग। सी का मतलब बता दो। फिर ओ का मतलब बता दो। सेम ही है। सी और ओ दोनों एक के लिए ही हैं। आर का मतलब बता दो सर। अब बी का मतलब बता दो बेटा। बजटिंग। ये वही लूथर गुलिक है जिन्होंने पोस्ट कॉर्ब दिया था। ठीक है। लूथर गुलिक ने क्या परिभाषा दी सुनिएगा। ये कहते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन सत्ता की सामान्य संरचना है। अब ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया ऐसा क्यों कह दिया इन्होंने, लेकिन कह दिया तो कह दिया, हमें तो याद करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, परिभाषा जैसी है वैसी याद कर लेना, परिभाषा में अपना दिमाग मत लगाना। अब ये लूथर गुलिक कह गया तो कह गया, अब क्या कर सकते हैं। अब हनी सिंह अपने गाने के आगे यो यो लगा दे तो हम क्या कर लें भाई? वो तो लगाएगा, तुम वैसे ही गाओगे, उसका अर्थ थोड़ी निकालने बैठोगे। अब ये कह गए ऐसा। सानिया जी क्या कह रही हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। बहुत बढ़िया। चलो लूथर गुलिक लिख लिया, ठीक है। लूथर गुलिक के बाद एक आदमी है जेडी मूने। व्यक्ति का नाम है साहब, जेडी मूने नाम है। अब किसी का नाम मानस हो तो हम क्या करें भाई, नाम है ना। मैं तो ऐसे ऐसे नाम बता दूंगा, नाम सुन के बड़ा अजीब लगेगा। इंसान का नाम है शैतान सिंह, होता है? बताओ। बीकानेर।
होता है, नाम है साहब जेडी मुने। देखिए, सामान्य उद्देश्य के लिए बनी मानवीय संस्था को ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। मेरे एक रिश्तेदार हैं, स्वीडन देश की हैं। हाँ, रिश्तेदार ही हैं। स्वीडन नाम से एक देश है, वो हमारी फैमिली में शादी हुई है उनकी। उनका नाम तो पता नहीं, बड़ा अजीब सा है, लेकिन हमें उसका नाम, लास्ट का नाम याद रहता है, फ्रीडा करके नाम है उनका। जब गांव में आती हैं तो गांव की दादियां नाम नहीं ले पाती, पर नाम तो है अगली का, क्योंकि उसी का भाई भाई लगा मेरे को। सामान्य उद्देश्य के लिए बनी मानवीय संस्था को ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। ठीक है, डन। तीसरा और लिख लो साहब, एलन। एलन कहते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है। बताओ, कोई सेंस है इस बात का? तुम खुद सोच लो, शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है, पर क्या करे साहब, परिभाषा है। देखो, परिभाषाओं में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं उसमें जरूर अपन कुछ ना कुछ, कुछ राइम, कुछ रिदम, कुछ ऐसा बना के याद कर लेंगे उनको। बाकी इन परिभाषाओं में इतना दिमाग मत खपाना, इनको समझने की कोशिश मत करना, परिभाषाएं। हो गया भाई, परिभाषाएं भी हो गई। चलो, अब हेडिंग डालो, फीचर्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, यानी शैक्षणिक प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, विशेषताओं पे बात करेंगे। तो जो विशेषताएं नॉर्मल प्रबंधन की होती हैं, उन्हीं विशेषताओं को आप इसमें भी लागू कर सकते हो। विशेषताओं पे बात करते हैं सर, नोट किया सबने? चलो, पहली विशेषता कला और विज्ञान है। हिंदी वाले ब्रैकेट के अंदर का लिख लो, अंग्रेजी वाले बाहर का लिख लो। कला और विज्ञान है। ये जितनी भी मैं विशेषताएं आपको बता रहा हूं ना, ये सारी की सारी प्रबंधन की विशेषताएं। तो जो कॉमर्स का बालक इसको देख रहा होगा ना, उसको ये लग रहा है सर कहीं बता रहे थे, है तो सारी माँ की पडेड़ी छे हैं। इन्हीं को आप किस में डाल दो, एजुकेशनल मैनेजमेंट में डाल दो। तो जो गैर कॉमर्स बालक है उसके लिए नया हो सकता है, कॉमर्स वालों के लिए नया नहीं है। तो कॉमर्स के बालक कृपया करके ध्यावस्त रखें, बाकी बालकों को समझना है, तो थोड़ा सा डिस्कशन अपने को करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है, कोई चीज़ अपने को पहले से आती है ना तो रुका नहीं जाता सर। अरे सर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू में, ये तो हम पहले से पता है हमको। तो पहली क्या विशेषता लिखी सर, आर्ट एंड साइंस, कला और विज्ञान। रुक जाओ एक बार, अब देखो, प्रबंधन कला भी है और प्रबंधन अपने आप में विज्ञान भी है। दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं प्रबंधन में, कला की भी विज्ञान की भी। कोई डाउट, कुछ पूछना चाह रहे थे? ठीक, दोनों विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। कैसे? तो सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि कला क्या होती, विज्ञान क्या होती। अरे लिखना रुक जाओ एक बार, सुन लो, बड़े परेशान हो रहे हो, अब लिख लो। सुनो, कला, पहले कला को समझते हैं फिर विज्ञान को समझते हैं। देखो, कला का मतलब होता है वह जो सब में कॉमन नहीं हो, व्यक्ति के हिसाब से हो। अब किसी को गाना अच्छा आता है, उसकी कला है। किसी को बोलना अच्छा आता है, उसकी कला है। किसी को रोटियां अच्छी बनानी आती है, उसकी कला है। किसी को सब्जी अच्छी बनानी आती है, उसकी कला है। मुझे दाल अच्छी बनानी आती है, मेरी कला है। क्या कह रहे हैं? हाँ, अब कला माने व्यक्ति विशेष की बात, जो सार्वभौमिक नहीं होती। हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं, ये कला है। विज्ञान माने जो सार्वभौमिक। दो और दो कितने होते हैं? कितने होते हैं? दो और दो कितने होते हैं? सब चार ही बोलेंगे। ये फिक्स्ड नियम, जहां फिक्स नियम हो जाते हैं वो विज्ञान, और जहां व्यक्ति के हिसाब से परिवर्तन हो जाए वो कला। ठीक है, तो प्रबंधन भी कुछ ऐसा ही है सर।
आपको एक एक व्यक्ति को भी देखना पड़ता है। एक बात बताओ, मान लो मेरी स्कूल है, मैं प्रिंसिपल हूं और मेरे यहाँ ये 2 टीचर्स हैं, ये तो बड़ी सॉफ्ट है। इसको मैं छोटा सा काम बोल दूं कि अक्षिता ये काम करना है बेटा, कर देगी चुपचाप, ओके सर कर देंगे। इनको बोलूं काम ही नहीं करती, क्या करना पड़ेगा? काम कर लो वरना नौकरी से। ऐसा व्यवहार तो इनके साथ तो नहीं करता मैं। समझ में आ रही बात? तो जब आप प्रबंधन करते हो, मैनेजमेंट करते हो, तो आपको व्यक्ति को देखते हुए उसके आधार पर व्यवहार करना पड़ता है। तो कला हो गई। और विज्ञान, क्या कोई बिना सैलरी काम करेगा क्या? वो तो इस पर भी लागू होता है और इन पर भी लागू होता है। विज्ञान हो गई। तो प्रबंधन अपने आप में क्या क्या है? कला भी है और विज्ञान भी है। पॉइंट क्लियर है? दूसरे पे बात करते हैं। गत्यात्मक है, यानी रोज एक जैसा नहीं होता, जैसी जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसे वैसे आपको बदलना पड़ेगा। गतिशील होता है, निरंतर प्रक्रिया होती है। प्रबंधन केवल एक दिन करने वाला काम नहीं है सर, रोज चलता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, सिस्टमैटिक तरीके से आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है, संगठित प्रक्रिया है। एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज, इसको कौन बताएगा? 5वां पॉइंट कौन एक्सप्लेन कर सकता है? बताओ भाई। क्योंकि अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो तुम्हें प्रबंधन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। हाँ जी, क्या है ये पॉइंट? एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेस, उद्देश्यों की विद्यमानता, संसाधनों के बीच संबंध। और महारथी कोई? हमने प्रबंधन में एक पॉइंट पढ़ा था, संसाधनों का ऐसे प्रयोग करना कि ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। आवश्यकता यानी उद्देश्य। संबंध किस किस के बीच में है? उद्देश्य और संसाधनों के बीच संबंध है। यानी संसाधन है और एक तरफ उद्देश्य है। संसाधनों का प्रयोग इस तरीके से करो कि ज्यादा से ज्यादा उद्देश्यों की प्राप्ति, यही तो प्रबंधन है। लिख लो इस पॉइंट को, संसाधनों और उद्देश्यों के बीच में संबंध। समझ में आया पॉइंट? क्या कह रहे हैं? हाँ, मतलब जो भी संसाधन पहले मिल जाते थे माओ को, उससे पिट लिया करते थे। आजकल के बच्चों को मार के दिखाओ आप। आजकल के बच्चों को खाना खिलाते टाइम पहले तो मोबाइल फोन चाहिए, तो मोबाइल फोन में कार्टून या कुछ और देखते हुए खाना खाएंगे। हमारे टाइम तो मोबाइल थे भी नहीं, नाक पोंछते जाते थे और खाते जाते थे, यही था पहले खाने का तरीका। ठीक है, चले आगे। हाँ, अगला लिखो, सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया। सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया। यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक, सब जगह होता है प्रबंधन।
आप अपने जीवन में प्रबंधन करते हो, हम हमारे जीवन में प्रबंधन करते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां प्रबंधन नहीं होता हो। अंतर विषयक अध्ययन यानी कई चीजों पर निर्भर करता है। अधिकार सत्ता होती, जो प्रबंधन करता है उसके पास सत्ता होती है। अदृश्य कौशल होता है सर, प्रबंधन करने वाले के अंदर कौशल होता है, ऐसे ही मैनेजमेंट नहीं हो जाता। एक बार की बात है, मैं मेरे नानेरे में था और रात को कहीं जिम के आए थे, कोई गांव में शादी वादी थी तो लाडू बूंदियां बनते थे पहले जिम में। अब जिम में आए, रात को आ गए घर। घर आए तो मम्मी कहे भाई दूध पी ले। मैंने कहा दूध तो पी लूंगा लेकिन बढ़ तो पीऊं, यानी गर्मा गर्म बिल्कुल। बड़बड़ता कहते हो जिसको, गर्मा गर्म। मैंने कहा बिल्कुल पी लेंगे लेकिन कैसे पियेंगे। अब भाई मम्मी गए, रात को इस टाइम कौन चूल्हा जलाए भाई, उस टाइम चूल्हे हुआ करते थे, गैस वैस तो बाद की बातें, और होता तो भी ये लोग काम में नहीं लेते थे। बोले कौन कौन बाढ़ सी चूल्हे ने। ऊपर सो रही थी छत पे मम्मी, मम्मी को आवाज आई, बोले छोरन क्यों रुआ रखे हो भाई। वो नीचे आई, बोले हाँ बेटा के बात के चाहे। मम्मी बड़बड़ तो दूध पीशू। हाँ मम्मी तो प्यावो को नहीं। तो मम्मी ने क्या किया, एक गिलास लिया, गिलास में दूध डाला, कांच का गिलास, और करती जाए मेरा बेटा तन तो आज बड़बड़ तो दूध ही प्याशू, और चूल्हे की राख में रोड़ लाई उसको। देखी जो राख है उसमें रोड़ ली। अब राख देख के मुझे लगा हाँ भाई होगा, बच्चे को क्या चाहिए, यू ही तो मांगे थो मैं, वही तो चाहे थो मन। यार भाई मैंने उस ठंडे दूध को बड़ी आसानी से पी लिया। तो ये मामी का कौशल ही तो है, मम्मी से तो नहीं हैंडल हो रहा था। प्रबंधन करना कौशल का काम, ये कौशल दिखाई नहीं देता। हमारी मामी बड़ी एक्सपर्ट है बच्चे पालने में। 2 मामा हैं कुल मिलाकर, मामा के जो बच्चे हैं 5-6 बच्चे हैं, सबको एक मामी नहीं पाला है तरीके से, बहुत अच्छे से कौशल आता है उनको पालने का। बच्चों को क्या, मेरी खुद की मम्मी को मामी ने पाला है, बहुत अच्छा कौशल है उनके अंदर पालने का। तो प्रबंधक के पास भी क्या होना चाहिए, और ये कौशल दिखता नहीं है सर। चीजों को मैनेज करने का आप किसी को बता नहीं सकते कि हम कैसे मैनेज करते हैं, ये आपके अंदर की सोच। अदृश्य क्या है, कौशल। नोट कर लिया सबने, चले आगे। अगला पॉइंट डालो, नीड ऑब्जेक्टिव्स फॉर एजुकेशनल मैनेजमेंट। शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता या इसके उद्देश्य। शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता या फिर इसके उद्देश्य क्या होते हैं सर। अब ये सिंपल सिंपल से पॉइंट आ जाएंगे, इनमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1 बाय 1 देखते हैं, सुनिएगा। शिक्षा में व्याप्त अपव्यय अवरोधन को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर रोकना, पहला पॉइंट। कि शिक्षा में जो भी अवरोध आ रहा है उसको रोकना। मैनेजमेंट करोगे तभी तो रुकेंगे। भाई मेरे में अवरोध आ रहा था कि मैं गर्म दूध पीना चाह रहा था, गर्म दूध रात को 11:30-12 बजे अवेलेबल नहीं था। मामी ने मैनेजमेंट किया, ठंडा दूध गर्म कह के पिला दिया, अवरोध को खत्म कर दिया। तो जब आप शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन करोगे तो क्या है कि एजुकेशन में कोई भी अवरोध आए जिस वजह से बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हो या रिजल्ट ठीक से नहीं आ रहा हो, तो उस अवरोध को क्या करना, कम करना। तो पहला पॉइंट लिखो, शिक्षा में व्याप्त अवरोध को रोकना। शिक्षा में व्याप्त अवरोध को रोकना, लिख लिया पहला पॉइंट, कि शिक्षा में जो भी अवरोध है उसको रोकें। पहले क्या होता था, जब हम छोटे थे, मैं दूसरी या तीसरी क्लास में था, मेरी सिस्टर जो है मुझसे 3 क्लास बड़ी, तो शायद उस समय 7वीं क्लास में रही। उनका बैग इतना बड़ा बैग हुआ करता था। पहले आते थे टच बटन वाले बैग, फिर एक तरफ तुम किताबें रखते थे, एक तरफ कॉपियां रखते थे, बीच में ज्योमेट्री बॉक्स रखते थे, एक तरफ टिफिन, और कॉपियों के ऑरेंज कलर का कवर ववर नेम प्लेट चिपका के किताबों पे पन्नी वन्नी चढ़ा के बल बढ़िया रखते थे बैग में। इतने बड़े बड़े बैग हुआ करते थे। बैगों में वजन बहुत होता था क्योंकि बच्चों का सिलेबस इतना बड़ा, इतना ज्यादा सिलेबस, इतना बड़ा बैग, इतना भारी बैग, बच्चों पे वजन, पहले स्कूल, स्कूल के बाद घर आओ ट्यूशन,
ट्यूशन पे भी जाते थे, बच्चे में बसता क्या था? तो ये चीजें बच्चे को पढ़ाई करने से रोक रही थी एक तरीके से। बच्चे का आधा जीवन तो बैग उठाने में चला गया था। तो सरकार को लगा साहब ये अवरोध बन रहा है बीच में, बस्ते का वजन कम करो। इसीलिए जब आरटी 2009 आया तो उसमें नो बैग डे की व्यवस्था की गई। स्कूल में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन बालक को बैग नहीं लाना। हाँ, मंगवाते हैं, वो रियल लाइफ में होती हैं चीजें, धरातल पर चीजें अलग होती। वैसे देखा जाए तो जो माता पिता बच्चों को कूटते हैं ये भी हिंसा ही है, पर कूटते हैं, रोज ही कूटते हैं। तो जो धरातल पर होता है वो बात अलग है, किताबी बातें कर रहा हूं मैं तो। नहीं पढ़ाया जा सकता था। मेरा मन तो तुम्हें कूटने का कर जाता है कई बार। पहले की चीजें ठीक थी, पहले मास्टर कूट लिया करते थे, बच्चे पढ़ते थे। आजकल बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, तभी परसेंटेज गिरते जा रहे हैं आजकल सब। खैर, तो ये अवरोध था बीच में, इसको रोकना, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, शिक्षा के नवीन उद्देश्यों, मूल्यों, मान्यताओं, सिद्धांतों आदि का निर्धारण करना। क्या शिक्षा तुम्हें केवल किताबी कीड़ा बनाने के लिए दी जानी चाहिए क्या? बहुत अच्छे ग्रेजुएट कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, सरकारी नौकरी लग गए, लेकिन बिल्कुल भी दया भाव नहीं है तुम्हारे मन में, ऐसी शिक्षा किस काम की भाई? तो शिक्षा में नए उद्देश्य तय करने, नए मूल्यों को तय करना है, नए मान्यताओं को तय करना है, नए सिद्धांतों को तय करना है। एक बार एक व्यक्ति थे, 3 बेटे थे उसके। तो कोई पड़ोसी आया, बोले साहब 3 बेटे हैं आपके? बोले हाँ बिल्कुल। बोले क्या करते हैं? बोले बड़े वाला डॉक्टर है, छोटे वाला इंजीनियर है, और उससे छोटे वाला चोर है। सुना हुआ है? तो बोले उसको निकाल क्यों नहीं देते? बोले वही तो है जो कमा के ला रहा है ना। तो केवल और केवल किताबी ज्ञान आपको जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये सारी चीजों की व्यवस्था करना भी शैक्षणिक प्रबंधन का उद्देश्य है। शिक्षा संबंधी प्रत्येक संगठन के लिए अलग अलग प्रशासनिक नेतृत्व पैदा करना। अगला पॉइंट लिख लो, क्रिएटिंग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू एजुकेशन। यानी शिक्षा से संबंधित जितनी भी संस्थानें हैं उनके लिए प्रशासनिक नेतृत्व तैयार करना। चले भाई, लिख लिया? शिक्षा विभाग के प्रत्येक कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने अपने कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और अधिकारों से अवगत कराना। बस इतना ही लिख लेना, इससे ज्यादा मैं नहीं लिखवाऊंगा। आपकी जो बुकलेट है उसमें मैंने डाल रखा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लिखने की आवश्यकता नहीं होती। आपने 5 उद्देश्य लिख लिए, सफिशिएंट। आगे बात करते हैं। कोई बात नहीं, अब इस टॉपिक पे आ जाओ, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट है और ये सारे लाइन बाय लाइन लिख लेना। लिखो फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, शैक्षणिक प्रबंधन के कार्य क्या क्या है। हेडिंग डाल ली?
लाइन से लिख लो, नियोजन करना, संगठन करना, निर्देशन करना, स्टाफ की नियुक्ति करना, समन्वय करना, नियंत्रण करना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग टू डायरेक्ट, अपॉइंटिंग स्टाफ, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल। नियोजन कर लिया आपने, संगठन कर लिया, निर्देशन कर लिया, स्टाफ की नियुक्ति कर ली, समन्वय कर लिया, नियंत्रण कर लिया, लिख लिया यहां तक। एकीकरण कर लो, इंटीग्रेशन, अभिप्रेरित करना, मोटिवेट, संदेशवाहक होना, बीइंग अ मैसेंजर, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, नव प्रवर्तन, इनोवेशन। बस यहां तक ही रखेंगे, शेष बातें कल करेंगे। ये शैक्षणिक प्रबंधन के कार्य हमने पूरे कर लिए, ठीक बात। और शैक्षणिक प्रबंधन में जो सबसे, मैं यूं कहूं, बोरिंग हिस्सा था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब थियोरी खत्म होती जाएगी, फैक्ट चालू होते जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, शेष बातें अपन कल करेंगे।